बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन। पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह। वेनेज़ुएला में अगरचे अमेरिका वहाँ के सदर को उठाकर ले गया है, लेकिन अभी तक वहाँ रिजीम चेंज नहीं हुई और पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि अब अगला मरहला कौन सा आता है। अमेरिका रिजीम चेंज करने के लिए क्या एडवेंचर करेगा, और फिर ये सवाल पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हर एक आदमी के मुंह पर है कि चीन क्या कर सकता है, चीन क्या करेगा। उसने अभी तक कोई ठोस रद्द अमल नहीं दिया। तो चीन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। फिर ये कि यमन में सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और उन दोनों सूबों को बड़ी हद तक बागी मलेशिया कह लें या अमारात की प्रॉक्सी कह लें, उनसे छुड़ा लिया है। मुकाला की बंदरगाह, एयरपोर्ट, सबका कंट्रोल अब सऊदी इत्तेहादी अफवाज के पास है और अमारात पूरे आलम इस्लाम में अब तन्हाई का शिकार है, जो इसके लिए बहुत बड़ा सदमा है, जिसके असरात अमारात के अंदर भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि बाकी रियासतें, जो अमारात 7 रियासतों का एक इत्तेहाद है, फेडरेशन कह लें, जिसमें गलबा है अबू धाबी को, और ये सारी गेम जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ चलाई गई और जो इसराइल के हक़ में चलाई गई, इसका सारा दारोमदार अबू धाबी की रियासत पर है, जो सबसे बड़ी है। बल्कि 60% अमारात का 60% से भी ज़्यादा हिस्सा रकबे का भी और आबादी के लिहाज से भी। तो आगाज़ करते हैं कि वेनेज़ुएला में क्या होगा। अगरचे कल इसने ट्रंप ने ऐलान किया कि वेनेज़ुएला के तेल के ज़खायर अब हमारे हैं, अब हम इनको इस्तेमाल करेंगे और हमारी कंपनियां वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो ये बात उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से की। उन्हें यकीन है या उनका प्लान है, अभी हम नहीं कह सकते कि वो वेनेज़ुएला पर कब्ज़ा कर लेंगे किसी न किसी तरीके से। वहाँ कोई मुंतखब हुकूमत अपनी मर्ज़ी के लाकर या मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई करके, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वहाँ अभी रिजीम चेंज नहीं हुई है और जो सदर मारूदो है, उन्हीं की नायब सदर डिलेस रोड्रिग्स जो है, वो उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया है। उनके भाई कौमी असम्बली के स्पीकर भी हैं, यानी एक ही मुअस्सर ख़ानदान जो है वो इस वक्त हुकूमत पर कंट्रोल कायम रखे हुए है। और मुसल्लह अफवाज के अंदर से कुछ लोग अगरचे अमेरिका के साथ मिले हुए हैं और उन्हीं की मुखबरी की वजह से ये काम हुआ, वरना अमेरिका शायद सदर मारूदो को अगवा करके नहीं ले जा सकता था। अब जो रोड्रिग्स हैं, इन्होंने ऐलान किया है कि सदर मारूदो ही जायज़ सदर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया है कि जब तक उनकी सुबकदोशी का फैसला नहीं हो सकता, इलेक्शन नहीं होंगे और यही डेलिस रोड्रिग्स जो हैं मुल्क का इक़्तिदार संभालेगी। अब इनकी हुकूमत को कैसे ख़त्म किया जाएगा, कोई सामने नक्शा नहीं है। कोई CIA कोई ऑपरेशन करेगी, क्या करेगी, क्योंकि तब्दीली का एक तरीका तो यह है कि मुल्क में इलेक्शन हो और अमेरिका अपनी पसंदीदा पार्टी को, यानी मारीना मचूदो जो एक खातून रहनुमा है, उनकी पार्टी को हुकूमत दिलवा दे। जो पिछला सदारती इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ सकी थी कि उनको नाअहल करार दे दिया गया था, इलेक्शन लड़ने के लिए उनको इजाज़त नहीं मिली थी। और मुबस्सरीन का अंदाज़ा यह है कि अगर वो इलेक्शन लड़ती तो वो भारी अक्सरियत से जीत जाती। लेकिन अब सवाल है कि अमेरिका ने जब वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ इतना बड़ा एक्शन किया है, तो क्या मचादो की मकबूलियत उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, या उसमें कुछ कमी वाक़ई हो जाएगी। क्योंकि किसी भी मुल्क में जब कोई दूसरा मुल्क मुदाखलत करता है या हमला करता है, तो अवाम में उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल बढ़ जाता है। और ये तो ठीक है कि अमेरिका के हामी वेनेज़ुएला में एक अच्छी खासी तादाद में पाए जाते हैं। जनूबी अमेरिका के बाज़ ममालिक भी अमेरिका के हामी हैं, जैसा कि कल अर्जेंटाइन ने बयान दिया कि अमेरिकी मुदाखलत जायज़ थी। और ये भी है कि वेनेज़ुएला में ये लोग जो बरसर इक़्तिदार हैं, इनका तर्ज़ अमल क़दरे आमराना है और अवाम का एक बहुत बड़ा तबका इन्हें पसंद नहीं करता। लेकिन अमेरिकी मुदाखलत के बाद वहाँ अवामी सतह पर क्या सूरत हाल होगी और ये तब्दीली कब तक आ जाएगी, कब तक रिजीम चेंज होगा। लेकिन जो भी है, इसके नतीजे में चीन को बहुत बड़ा खसारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसे अब तेल कहीं और से ख़रीदना पड़ेगा। वो सबसे ज़्यादा तेल वेनेज़ुएला से लेता था और ईरान से भी एक बहुत बड़ी मिकदार में तेल लेता था। लेकिन अब उसे जब वेनेज़ुएला से तेल नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से तेल लेगा। क्या सऊदी अरब और दूसरे खलीजी ममालिक उसे इतना तेल दे पाएंगे। ईरान की
ایران سے تیل کی خریداری پہلے کی طرح اب آسان نہیں ہے، تو یہ چین کے لیے مشکلات ہیں، یعنی چین کی معاشی ترقی کے لیے ایک بڑا سخت کریٹیکل قسم کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ چین کیا کر سکتا ہے؟ چین نے ابھی تک کوئی تیز رد عمل نہیں دیا، اس نے ایک بیان دیا ہے اور بیان سے زیادہ بظاہر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے وہ وینزویلا جا کر اپنی افواج کو وہاں امریکہ کے خلاف صف آرا نہیں کر سکتا، چین کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی جو پالیسی ہے اسٹریٹجک معاملات میں وہ اس کی اجازت دیتی ہیں۔ چین ہمیشہ اپنی سرحدوں کے اندر ہی رہا ہے، اپنی سرحدوں سے باہر جا کر اس نے کبھی کوئی کارروائی نہیں کی، اور یہ پہلا موقع تھا پاکستان اور انڈیا کی جھڑپ کے دوران جب اس نے اپنی پالیسی سے تھوڑا سا انحراف کرتے ہوئے پاکستان کو وہ مدد دی جو صرف یعنی وہ ہتھیار اور آلات پاکستان کو فراہم کیے جو صرف چین کی افواج ہی کے لیے بنائے گئے تھے، یعنی ان کی پروڈکشن اس نقطہ نظر سے کی گئی تھی کہ یہ چین کے علاوہ کسی اور ملک کو نہیں دیے جائیں گے۔ یہ تھوڑا سا انحراف ہمیں نظر آیا لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اب وینزویلا جا کر تو چین کوئی کارروائی کر نہیں سکتا، چین کے پاس اگرچہ کچھ رستے ہیں بڑے مضبوط جو امریکہ کو وہ ہلا کر رکھ سکتا ہے، اور ان میں سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ تائیوان پر قبضہ کر لے۔ تائیوان پر قبضہ کرنا چین کے لیے پہلے بھی بہت زیادہ مشکل نہیں تھا، اب تو اور بھی آسان ہو گیا۔ اس کے پاس جس طرح کے ہتھیار آ گئے ہیں، جس طرح کے بحری جنگی جہاز اس نے بنا لیے ہیں، جس طرح اس نے ہوائی جہازوں کی صنعت میں ترقی کر کے امریکہ کے ہم پلہ جنگی طیارے تیار کر لیے ہیں، اسی طرح اس نے راکٹ اور میزائل بھی ایسے بنا لیے ہیں جو امریکہ کی اگر سیم ٹو سیم ٹکر کے نہ صحیح لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے اور بڑی حد تک اپنے علاقے میں امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے چین کے لیے اب تائیوان پر قبضہ کرنا، حملہ کر کے اسے کنٹرول میں لے لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن چین کیا یہ کام کرے گا؟ اس لیے کہ اگر اس نے تائیوان پر قبضہ کر لیا، ظاہر ہے وہ چند دن میں پورے تائیوان کو فتح کر سکتا ہے۔ ایک جزیرہ ہے جو چاروں طرف سے چین کے گھیرے میں ہے، چین کے ساحل کے نزدیک ہے، چین وہاں جہازوں کے ذریعے بری فوج بھی اتار سکتا ہے، بحری فوج بھی اتار سکتا ہے، اور ہوائی جہازوں اور میزائلوں کے ذریعے تائیوان کی دفاعی صلاحیتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا ہے۔ لیکن ایسا کرنے کی صورت میں چین کی کوسٹ لائن جو ہے وہ امریکہ کے نشانے پر آ جائے گی۔ امریکہ کے نشانے پر وہ پہلے سے ہی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا ساحل نہیں ہے جو چین کا ساحل ہے، اور چین کی تقریباً تمام تر ترقی جو ہے وہ اسی علاقے میں ہے، اور تمام تر صنعتی اور ترقیاتی حوالے سے جو بڑے صوبے ہیں، اہم صوبے ہیں، وہ اسی کوسٹ لائن پر آباد ہیں۔ یہ 1450 کلومیٹر لمبی ایک کوسٹل لائن ہے جس میں چین کے تقریباً تمام صنعتی اور ترقی یافتہ صوبے اسی سرحد پر ہیں۔ بیجنگ، شنگھائی، کانٹن، ہانگ کانگ، یہ سارے اسی ساحلی علاقے میں آباد ہیں۔ ان صوبوں کے نام یہ ہیں: تیان جنگ ہے سب سے اوپر، اور جس میں بیجنگ ہے، پھر شنڈانگ ہے، جیانگسی ہے، زی جیانگ ہے، فوجیان ہے، گوانگ ڈانگ ہے، گوانگ زی ہے اور ہینان ہے۔ یہ سارے ترقی یافتہ ترین صوبے ہیں جو امریکی میزائلوں کے زد میں آ جائیں گے۔ امریکی میزائل ضروری نہیں کہ وہ امریکہ ہی سے اڑیں، اس کوسٹ لائن کے پیرالل جو جاپان اور اس کے نیچے پھر فلپائن اور ان دونوں ملکوں کے بیچ کے سمندروں میں، اور پھر شمال میں جنوبی کوریا، ان سب ملکوں میں امریکہ کے اڈے ہیں، اور یہ اڈے مڈل ایسٹ میں امریکہ کے اڈوں سے کہیں زیادہ بڑے اور زیادہ ہتھیاروں کے ذخائر پر مبنی ہیں۔ بہت زیادہ ذخائر ہیں، بہت زیادہ ہوائی جہاز ہیں۔ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین کے گرد امریکہ نے محاصرہ کر رکھا ہے ایک دائرے کی شکل میں، جاپان سے لے کر فلپائن تک اور بیچ کے سمندر تک، اور اس محاصرے میں صرف امریکہ کے جہاز نہیں ہیں بلکہ اس میں آسٹریلیا کے جہاز بھی شامل ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے جہاں سے بے پناہ فائر پاور کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ چین کے ان شہروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یوں اگر یہ معاملہ ہوا، جس کا امکان بہت کم ہے کیونکہ چین بھی سمجھتا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں امریکہ جو تباہ کن کارروائی کرے گا وہ چین کی صنعتی ترقی کو ایسی حیرت انگیز صنعتی ترقی جس پر برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے ملکوں کو بھی یقین نہیں آ رہا، وہ برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اور چین بہت پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن چین
को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो वेनेजुएला के तेल के बगैर अपनी सनतें किस तरह ज़िंदा रख सकेगा, ये बात आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। चीन के पास अपने ज़खायर इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो ईंधन की सारी ज़रूरियात अपने ज़खायर से पूरी कर सके। उसे मिडिल ईस्ट और जनूबी अमेरिका से तेल मंगवाना ही पड़ता है, इसके बगैर चारा नहीं है। तो ये एक बड़ी मुश्किल और गैर मुतवक्किल सूरत हाल है जो चीन के गले पड़ सकती है। और दूसरी तरफ अगर वेनेजुएला में रजीम चेंज ना हो सकी तो फिर अमेरिका क्या करेगा? फिर तो ट्रंप के लिए बहुत बेइज्जती और खिफ़त का मामला होगा। और जहाँ तक उसकी इस मुहिम जोई की आलमी हमायत का ताल्लुक है तो वो मिली जुली आई है। मसलन कुछ यूरोपीय मुल्कों ने अमेरिका की फेवर की है, कुछ यूरोपीय मुल्कों ने अमेरिका की मुखालफत की है। और कैथोलिक चर्च जो दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, उसके पेशवा पोप ने इस हमले को नाजायज़ करार दिया और कहा कि वेनेजुएला के अवाम को अपनी मर्जी से अपने फैसले करने का इख्तियार मिलना चाहिए। एक बहुत पेचीदा सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल नहीं आया, और मेरा ख्याल है कि शायद कोई पाकिस्तान अगर रद्द-ए-अमल देगा भी तो कोई वो वाज़ेह नहीं होगा, वो गोल मोल सा होगा। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान ने अमरीकी एहतराम को बहुत ज़्यादा मलहूज़ खातर रखा है और किसी झुकाव का ऐसा इजहार नहीं किया है कि जिससे ये तासुर मिले कि पाकिस्तान अमरीका का मुखालिफ है। और मिडल ईस्ट के मामले में भी पाकिस्तान ने बहुत ही तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश की है। ना तो सऊदी अरब की खुलकर हमायत की है, ना अमारात पर खुलकर तनकीद की है। सऊदी अरब के मौक़िफ़ की असूली हमायत की है, लेकिन इस हद तक नहीं कि जिससे अमारात नाराज़ हो जाए। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका ये एडवेंचर करके दुनिया में सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया है। हमने देखा है कि जनूबी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कई मुल्कों ने अमेरिका की हमायत की है। हालांकि किसी भी तरीके से अमेरिका की हमायत नहीं की जा सकती। ताकत के बल पर किसी भी मुल्क के अंदर घुसकर उसके सदर को या उसके किसी लीडर को अगवा कर लेना, ये किस सिफारती कायदे या आलमी कानून के तहत जायज़ है। और अमेरिका इससे पहले, बहुत पहले 1979 में 89 में पनामा के सदर नोरेगा को अगवा कर चुका है, इसी तरह गिरफ्तार करके वहाँ जेल में सड़ा चुका है। और ऐसी ही कार्रवाई उसने पाकिस्तान में भी की थी। उसके हेलीकॉप्टर आए और उसामा बिन लादेन को उठाकर ले गए, यानी पहले मारा फिर उसकी लाश उठाकर ले गए। तो वो भी पाकिस्तान की हदूद की और इसकी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी थी। और मामला यूँ देखिए कि उस मौके पर भी मिली भगत सामने थी। अगर आपको याद हो तो जब अमेरिका के हेलीकॉप्टर उतरे और फायरिंग शुरू हुई तो करीबी पुलिस थाने का अमला वहाँ पहुँच गया कि क्या हो रहा है। वहाँ जाकर जब उन्होंने देखा कि ये तो अमेरिका बहादुर है तो फिर वो खामोशी से वापस चले गए। लेकिन पुलिस वहाँ पहुँच गई थी, जबकि वहाँ पुलिस से ज़्यादा फ़ौज की मौजूदगी है उस इलाके में, उस छावनी में, उस फौजी एरिया में फ़ौज ज़्यादा थी पुलिस के मुकाबले में, लेकिन फ़ौज नहीं पहुँच सकी, आखिर दम तक नहीं पहुँच सकी। सुबह का सूरज तुलू हो गया और वहाँ कोई फ़ौजी जवान नहीं पहुँच सका। ये इस बात की खुली दलील थी कि वहाँ मामला सब मिली भगत से हुआ था। बल्कि उससे पहले मीडिया में ये खबरें छप चुकी थीं कि क़यास आराई की सूरत में ही सही कि ओबामा के साथ वादा किया गया है कि हम आपको दूसरी टर्म का इलेक्शन जितवाने में मदद इस तरह करेंगे कि आपको उसामा बिन लादेन पकड़वा देंगे। अमेरिका को पता था उसामा बिन लादेन कहाँ है, लेकिन ये एक्शन किया गया इलेक्शन से कुछ पहले ताकि ओबामा दूसरी बार भी जीत जाए। ये क़यास आराई थी। मुझे नहीं पता कि ऐसा था या नहीं, लेकिन जब क़यास आराई होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है बिलउमूम। तो लेकिन ये इस तरह की तीसरी मुदाखलत है जिसमें किसी लीडर को उठा लिया गया, पनामा, फिर पाकिस्तान, फिर ये अब वेनेजुएला में हो गया। तो अगर अमेरिका का ये एडवेंचर नाकाम हो गया तो फिर तो चीन और रूस के वारे न्यारे एक बार फिर से हो जाएंगे और ट्रंप को बहुत बड़ी खिफ़त का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे काम ट्रंप की मर्ज़ी के बगैर भी हो रहे हैं। जिस तरह के अब्राहम अकॉर्ड की सबसे ज़्यादा मुखालफत उस मुल्क की तरफ से अमलन हो रही है जिस मुल्क पर अमेरिका का सारा इन्हिसार था कि ये आला कार बनेगा, और नज़र भी ऐसा आ रहा था। मेरी मुराद सऊदी अरब से है। तो अब थोड़ा सा जिक्र सऊदी अरब का, फिर ईरान का। सऊदी अरब में जैसा कि कल भी हमें पता चल गया था कि सऊदी इत्तेहादी अफवाज आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने
दोनों सूबों के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन फिर सुबह के वक्त पता चला कि मुकाला का शहर भी सऊदी कंट्रोल में आ गया है और ये जनूबी यमन का यानी हज़रमौत के सूबे का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ी बंदरगाह और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और इसके इर्द गिर्द ही ज़्यादातर आबादी इस सूबे की है। अब बागियों के पास, अमाराती प्रॉक्सी के पास जो रकबा है वो बिलउमूम लकोदक सहरा जो एक फैला हुआ है मशरक़ से मगरब तक और वस्त से लेकर शमाल तक, बल्कि अंदर सऊदी अरब के अंदर तक गया हुआ है और रूबा उल खाली के एरिए से जाकर मिलता है। उस इलाके में इनके ठिकाने हैं और वो रूपोश हैं। इनकी लीडरशिप जो थी वो मुकाला से फ़रार हो गई है और अब किसी शहर में इनकी लीडरशिप नहीं रही। तमाम शहर इस वक्त इत्तेहादी अफवाज के पास है। बागियों के पास या प्रॉक्सी के पास कोई शहर नहीं। इर्द गिर्द के टीलों के अंदर कुछ ठिकाने उन्होंने ज़रूर बना रखे और मेरा ख्याल है कि वो बतदरीज उन पर भी सऊदी इत्तेहादी अफवाज से गलबा हासिल करती जाएंगी। और इस कज़िए का एक नतीजा ये निकला है कि अमारात जो सऊदी अरब को मिडल ईस्ट की हुक्मरानी से, क़यादत से हटाना चाहता था और ख़ुद उसकी जगह लेना चाहता था, वो न सिर्फ ये है कि इस क़यादत के हुसूल में नाकाम हो गया, मुँह की खाई, बल्कि वो तनहा हो गया है क्योंकि इस मसले पर, यमन के मसले पर किसी एक मुसलमान मुल्क ने भी, हत्ता कि मिस्र तक ने भी जो इसराइल की प्रॉक्सी है, अमारात की हमायत का ऐलान नहीं किया। ज़्यादातर मुल्कों ने सऊदी अरब की फेवर की है, चंद एक मुल्कों ने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन अमारात की हमायत करने वाला एक भी मुल्क नहीं है सोमाली लैंड के सिवा। लेकिन सोमाली लैंड को दुनिया में किसी मुल्क ने, किसी इदारे या तंजीम ने जायज़ मुल्क तस्लीम नहीं किया। ये अमारात के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है और अमारात को आइंदा के हवाले से कुछ मज़ीद मुश्किलात का शिकार होता हुआ हम देख सकते हैं, जिनमें दुबई की जो मरकज़ी और अहम एक पोजीशन हासिल है दुबई को, वो भी मुतअस्सर होने जा रही है। सऊदी अरब जो शहर बना रहा है बहरा अहमर में, वो इसको उजाड़ कर रख देगा। ईरान में इतवार को हंगामे थोड़े से कम हो गए थे लेकिन रुके नहीं थे। इतवार के बाद मुजाहरे फिर से शुरू हो गए और ज़्यादातर ज़ोर जो है वो वही मगरब और जनूब में है, मशरक़ में इसका ज़ोर कम है। कल तेहरान के तमाम इलाकों में, शुमाली तेहरान, मशरक़ी तेहरान, जनूबी और मगरबी तेहरान, यानी शहर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां मुजाहरे ना हुए हों। लेकिन ये मुजाहरे बिलउमूम पुरअमन थे। पथराव के वाक़यात पेश आए और पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की। कोई दोनों तरफ से कोई किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी इमारत को आग नहीं लगाई गई। लेकिन बाकी मुल्क में हंगामे पुरतशद्दद हैं और कई मकामात पर फ़ौजी तनसीबात, फ़ौजी काफ़िलों, फ़ौजी गाड़ियों को पथराव का निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं और जहां उनका मुजाहिरीन का बस चलता है उन्हें नज़र आतिश भी किया जा रहा है। खुमैनी, खामनाई, कासमी, वो क्या नाम था जनरल का, सुलेमानी, उनके मुजस्समे तोड़े जा रहे हैं। यहाँ तक कि बाज़ मकामात पर इन्होंने ईरान का झंडा भी गिरा दिया है। तो ये इनफरादी काम हो सकता है क्योंकि ईरान का झंडा तो सबका है, पूरे मुल्क का है, सिर्फ एक मौलवी पार्टी का तो नहीं है। और ये इत्तला यही है कि आने वाले दिनों में ये हंगामे मज़ीद फैलेंगे, इन पर काबू पाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और अब एक दूसरा काम ये हुआ है कि बैरून मुल्क समंदर पार जो ईरानी हैं वो भी इनकलाब के लिए, तब्दीली के लिए मुजाहरे कर रहे हैं और अमेरिका इन्हीं को बहाना बनाकर ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ये सबको पता है कि ये अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई आसानी से कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके रद्द अमल में जो कुछ भुगतना पड़ेगा इसराइल को अमेरिका की नज़र में, वो बात भी यकीनन है। और वो ये है कि इस मरतबा ईरान के पास पिछली मरतबा की निस्बत ज़्यादा मोहलक हथियार है, ज़्यादा मोहलक मिसाइल है और ज़्यादा बड़ी तादाद में है। और जैसा कि मैंने कहा, वो इनकी तादाद हज़ारों में है। कम से कम भी जो बुछाड़ जाएगी वो 6000 मिसाइलों की जाएगी, जो इंटेलिजेंस ज़राए रिपोर्टें दे रहे हैं यूरोप के, खुद यूरोप के। उनके मुताबिक कई हज़ार मिसाइल ईरान एक ही बार में इसराइल पर दाग देगा। अमेरिका की जो फ़ौज रस्ते में बैठी हुई है खलीज फ़ारस में या अरब ममालिक में या इराक़ में, तो वो इन मिसाइलों को किस हद तक रोक सकेगी और इसराइल फिर अपनी फ़ज़ाओं में दाखिल होने वाले मिसाइलों की कितनी फ़ीसद तादाद को रोक सकेगा। जितने भी वो मिसाइल रस्ते में मार गिराएं,
پھر بھی 2000 1500 2500 میزائل تو ایسے ہوں گے جو اسرائیل پر جا لگیں گے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کو کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس مرتبہ معاملہ اسرائیل کے لیے پہلے سے زیادہ مشکل ہے، اور جہاں تک ایرانی حکومت ہے تو وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ اب وہ زیادہ دیر نہیں ٹکے گی، کیونکہ شہروں میں خاص طور پر لاوا بہت زیادہ ابل رہا ہے اور بہت زیادہ اس میں اضافے کا بھی امکان نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ۔